चलिए आ गए सभी। वेरी गुड इवनिंग बेटा एंड जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, म्यूटेशन, है ना। तो आप सभी को याद होगा हमने कल म्यूटेशन के जो 4 बेसिस हैं वो कम्प्लीटली पढ़ लिए थे, है ना। अब इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, यही थे आपके। चलिए तो इन्हें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जरा ध्यान से पढ़िएगा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ये तीनों म्यूटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा था हमारा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। चलिए, तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, इसका मतलब क्या होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब हमारा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के किसी आर्म में, ठीक है, या फिर उसके स्ट्रक्चर में, पहले मैं लिख देती हूँ, चेंजमेंट चेंजमेंट इन स्ट्रक्चर चेंजमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इस बात को स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है, किसमें, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंजमेंट आ जाए, ठीक है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में अगर चेंजमेंट आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कौन सा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आना। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं उसकी आर्म में, जो मैं बना रही थी आप उसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका क्रोमोसोम है, दिखाई दे रहा है आपको क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम की आर्म में चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए इसके कुछ मैं पार्ट समझा देती हूँ, इस तरीके से बना देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इनमें कहीं पर चेंजमेंट आ जाए, जैसे कि ये पार्ट, इतना पार्ट डिलीट हो जाए, ठीक है, मीन्स ये वाला जो पार्ट था वो डिलीट हो गया, यहाँ से ये रहा, वो वाला पार्ट हट गया। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ जाता है, या फिर, हाँ बेटा एक बात और समझ लीजिए, आपका कोई फ्रेंड है ओप्पो A37TFT, जो भी लिखा है FW कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, इससे कोई आ रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है उसका वेटिंग रूम में, अगर कोई फ्रेंड है तो उससे बोल दीजिए नाम से आए, ठीक है, बिना नाम मैं एंट्री नहीं दूंगी। तो अगर आप जानते हैं तो उसे इतना बता दीजिए। तो क्या है आपका, कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ जाए, जैसे कि ये आर्म हट जाए, या फिर ये आर्म बिल्कुल वैसे की वैसे ही जुड़ी रहे, इसमें कहीं दूसरे क्रोमोसोम की एक और आर्म आके यहाँ पर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो अगर ऐसा कोई चेंजमेंट क्रोमोसोम में देखने को मिल रहा है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंजमेंट हो रहा है, तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये कई कारण से हो सकता है। इससे पहले जो हमने 4 बेस पढ़े थे, इन चारों बेस में से किसी भी बेस से क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये 4 बेस कौन कौन से हैं, आप जैसे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन इंड्यूस भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। मींस ये नेचर में अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचर में अपने आप हो गया, क्रोमोसोम का कोई आर्म टूट के हट गया तो ये नेचर में अपने आप हुआ। तो इस तरीके से अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस, मीन्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, इंड्यूस भी हो सकता है, मीन्स आप किसी म्यूटेजेंस की प्रेजेंस में उसे करा भी सकते हैं। इसके अलावा बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, मीन्स ऐसा म्यूटेशन हो जिससे कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, क्रोमोसोम की कोई आर्म जुड़ जाए या टूटकर गिर जाए, तो इससे कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिससे कि कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, यानी कि फॉरवर्ड भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आ जाए जो कि डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हो, यानी कि ये बैकवर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा क्रोमोसोमल म्यूटेशन अगर ऑटोसोम में हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऑटोसोम में हो रहा है,
ऑटोसोम में हो रहा है तो वो क्या होगा, सोमेटिक म्यूटेशन। और अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो रहा है, ठीक है, यानी कि एलोसोम में हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका जर्मिनल म्यूटेशन। ठीक है, तो मैंने जितने भी बेस बताए हैं वो सारे बेस इस म्यूटेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। मींस एवरी बेस इस म्यूटेशन में आपको काम करता हुआ नजर आएगा, स्पॉन्टेनियस भी, इंड्यूस भी, जर्मिनल भी, सोमेटिक भी, ठीक है, जितने भी हैं आपके। और कौन सा था आपका, बैकवर्ड भी, फॉरवर्ड भी, जितने भी थे, और सारे 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 सभी बेसेस क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करता है, शो ऑल बेसिस ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, ये म्यूटेशन के सभी बेस को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, ये म्यूटेशन के सभी बेसिस को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। अब बात करते हैं इसमें म्यूटेशन कितने टाइप का था। क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको पता है 4 टाइप का था। ठीक है, कितने टाइप का था, 4 टाइप का था। और 4 टाइप का पढ़ने से पहले एक बात और समझिएगा कि अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो रहा है तो इससे अधिकतर ह्यूमंस में क्या कॉज हो जाती हैं, डिसीजेस कॉज हो जाती हैं। ठीक है, इससे क्या हो सकती हैं, अगर ह्यूमन में हो रहा है, ठीक है, किसमें हो रहा है, ह्यूमन में हो रहा है, तो ह्यूमन में कुछ आपकी डिसीजेस, ठीक है, जेनेटिक डिसीजेस कॉज हो सकती हैं। और अगर प्लांट्स वगैरह में हो रहा है तो उन प्लांट से न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। बात समझे। तो अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, क्रोमोसोम से म्यूटेशन हो रहा है, तो वो क्या है, ह्यूमन में कुछ जेनेटिक डिसीजेस, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसे आप डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में कोई न्यू जो स्पीसीज है, उस न्यू स्पीसीज का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन 4 टाइप का था। पहला था डिलीशन। ठीक है, कौन सा था, डिलीशन। अब डिलीशन में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डिलीशन में क्या हो जाता है, क्या हो जाना, डिलीट हो जाना, किसी भी चीज का क्या हो जाना। एक मिनट बेटा, कौन है ये, परेशान किए जा रहा है, खुद भी परेशान हो रहा है, हमें भी परेशान कर रहा है। ठीक है, तो डिलीशन का मतलब क्या होता है, डिलीट एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का किसी भी पार्ट का क्या हो जाना, डिलीट हो जाना। अब भाई क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाएगा तो उस पार्ट पर क्या होंगी, जीन्स होंगी, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है। और जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक। जीन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अब आप खुद समझिए कि क्रोमोसोम का अगर कोई पार्ट डिलीट हो जाता है, कोई पार्ट टूट के हट जाता है, तो उस पर प्रेजेंट जीन्स खत्म हो जाएंगी, भाई जीन्स भी हट जाएंगी। और जीन्स हट गई तो उस पर्सन के अंदर, जिसके अंदर ये म्यूटेशन हुआ है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बात समझे। और जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक चले जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर या फिर डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जो डिलीशन है, डिलीशन में डिलीट हो जाता है क्या, कोई भी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए मैं एक क्रोमोसोम का पार्ट बनाए दे रही हूँ। देखिए, एक नॉर्मल क्रोमोसोम बना रही हूँ पहले तो मैं, ये हमारा एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, इस पार्ट को मैं नंबर दे देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है, हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस ये नॉर्मल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल। अब देखिए, नॉर्मल क्रोमोसोम। अब इसमें क्या हुआ, डिलीशन हुआ। क्या हुआ, डिलीशन जो है वो देखने को मिला। जब डिलीशन देखने को मिला तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 3 4 5 और इसमें 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें से जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, फर्स्ट वाला पार्ट है, वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या हुआ, डिलीट हो गया।
कर क्या रहे हो ये? फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, यहाँ से डिलीट हो गया। समझ गए इतनी बात? अब देखिएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिलीशन का। अब जरूरी नहीं है कि केवल शुरुआत का जो पार्ट है वही डिलीट हो, ठीक है, इतना समझिएगा कि इतना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो शुरुआत का पार्ट है वही क्या हो, आपका डिलीट हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल से, ठीक है, जैसे कि इसमें तो ये फर्स्ट वाला पार्ट डिलीट हुआ। अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता था कि बीच से कोई पार्ट 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5, और यहाँ पर है आपका कौन सा 6 7 8 9 10, ठीक है। कौन सा पार्ट डिलीट हो गया, यहाँ से इस वाली जो क्रोमोसोम है इसमें तीसरा पार्ट भी डिलीट हो गया। तो ये मैंने दो इसलिए बता दिए कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई पार्ट केवल जो एंड है, ठीक है, एंड में ही क्या होता है, डिलीट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर डिलीशन शो हो रहा है तो वो कैसा हो सकता है, ठीक है वैष्णवी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रिकॉर्डिंग भेज दूं। एक्चुअली मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई, बच्चे जानते भी है ना, बेचारा बना हुआ पड़ा है, तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है ना। तो देखिएगा, रिकॉर्डिंग मिल तो जाएगी, श्योर मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है, बस इतना आ सकता है अंतर। तो देखिएगा, यहाँ से पहला वाला भी डिलीट हो सकता है और बीच का भी कोई पार्ट डिलीट हो सकता है जो कि इस क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी के फॉर्म में आपको शो हो रहा है। बात समझ गए इतनी? तो ये आपका क्या है, दोनों डिलीशन के एग्जाम्पल है। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट? चलिए, अब आते हैं हम दूसरे पर, और दूसरा कौन सा हमारा, डुप्लीकेशन। रफ कर दूं मैं इसे। दूसरा है हमारा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन। हाँ भाई, बेटा आपका थोड़ा सा टाइम मैं अभी लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सही सा नहीं लग रहा है अभी यहाँ पर। सबसे पहले कौन है, आर्यन। आर्यन, दोनों आर्यन है, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन, आर्यन एंड अमन गोला। हु इज अमन गोला? अमन गोला, क्या क्या वीडियो ऑन? आर्यन, ठीक है आर्यन, बंद कर बेटा, आर्यन बंद कर ले। अमन गोला कौन है? हु इज अमन गोला? हु इज अमन गोला? रिमूव कर दूं? आप अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं या मैं आपको रिमूव करूं? ओके, नहीं कर रहे ना बेटा। अगर आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना शकल दिखा दीजिए मुझे। नहीं दिखानी शकल? कर रहे हैं? अमन गोला, हु इज अमन गोला? ओके, बाय बाय अमन गोला। एक मिनट, ठीक है, और भी देख लूं जरा से कौन है ये। ओके, हाँ, तो अब बात करते हैं किसकी, हम डुप्लीकेशन की, कि जो डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन क्या होता है। देखिए डुप्लीकेशन में कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एनी, और चल ही नहीं रहा है, ठीक है, क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ
क्रोमोसोम कैन बी रिपीटेड। ठीक है, कोई भी पार्ट है जो क्रोमोसोम का वो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका, उस टाइप के जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल, एक नॉर्मल, और ध्यान रखिएगा, खैर अभी तो आपके में वो ऑप्शनली आएगा, नहीं तो बनाने के लिए आता था, तो नॉर्मल जरूर बनाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नॉर्मल है। और इसमें क्या हुआ, अगर डुप्लीकेशन हुआ, ठीक है, डुप्लीकेशन का मतलब है कोई स्पेसिफिक पार्ट फिर से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पार्ट, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 अगर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, और 3 अगर रिपीट हुआ तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, और 3 रिपीट हुआ तो फिर से 3, और फिर 4 और 5, समझे। और यहाँ पर जो सेकंड इसका आर्म है 6 7 8 9 10, इसमें कोई चेंजमेंट मत करना। ठीक है, इसमें चेंजमेंट केवल ट्रांसलोकेशन में होगा, डिलीशन या फिर डुप्लीकेशन में दूसरी आर्म है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। बात समझे इतनी। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के किसी स्पेसिफिक पार्ट में आप देख रहे हैं 3 का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। और अगर इस टाइप के भी अगर किसी ह्यूमन के अंदर किसी पार्ट का रिपीटेशन हो रहा है तो उससे भी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे। कैसे डिसऑर्डर होंगे जरा समझिएगा। अगर डिलीशन हुआ तो डिलीशन से कोई स्पेसिफिक पार्ट की जीन अगर डिलीट हो गई, मान लीजिए जो पार्ट डिलीट हुआ, पहले वाले का एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए कोई पार्ट अगर डिलीट हुआ तो उससे क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक पार्ट पर स्पेसिफिक जो आपकी बॉडी पार्ट है उसकी जीन थी, मान लीजिए हाथ बनाने की जीन थी, ठीक है, और वही पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अब बेबी तो होगा लेकिन उसका क्या होगा, हाथ नहीं होगा, बिना हाथ का बेबी होगा, अकल होगी, शकल होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, हाथ नहीं होगा। क्यों नहीं हाथ, क्योंकि वो पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हो गया जिसमें कि हाथ बनाने वाली जीन थी। समझ गए, तो ये क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, डिसऑर्डर हो गया। अब दूसरा समझिएगा कौन सा था, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में रिपीटेशन हो जाता है पार्ट का। जब डुप्लीकेशन में पार्ट का रिपीटेशन हो जाएगा तो कुछ ऑर्गन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। जैसे कि आपकी क्या हो सकता है कि किसी पर्सन के 3 कान हो जाए, मींस कान के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था, मान लीजिए यहाँ पर जो 3rd नंबर पर पार्ट है, यहाँ पर एक जीन था और वो जीन रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए, ईयर के फॉर्मेशन के लिए, और उसी का यहाँ पर क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, वो 2 बार आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बेबी होगा, बेबी के 2 कान तो होंगे, साथ के साथ एक और एक्स्ट्रा जीन आ जाने के कारण उसका तीसरा कान भी आ जाएगा। वो तीसरा कान पेट पर भी हो सकता है, वो पेट ऐसे आगे करके सुनेगा, आप सोच सकते हैं कैसे सुनेगा अगर पेट पे कान होगा, हो गया, हो सकता है माथे पर कान हो जाए फिर यूं करके सुनेगा वो, है ना। हाँ भाई, फिंगर्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल। अगर फिंगर्स के फॉर्मेशन के लिए जीन था और उसका डुप्लीकेशन हो गया तो एक्स्ट्रा पॉलीडेक्टाइली बोलते हैं इसे। ठीक है, पॉलीडेक्टाइली जीन्स पर भी डिपेंड करती है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जब आपकी कितनी उंगलियां हैं, मींस विद थंब, थंब को मिला के कितनी फिंगर्स होती हैं, 5 और 5 10। ठीक है, अगर इसमें 11 हो रही है, इसमें भी 11 हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। ठीक है, ये भी आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण हो सकता है और स्पेशली आपके डुप्लीकेशन से हो सकता है। बात समझ गए इतना डुप्लीकेशन। चलिए आप इसे भी नोट करिए। हाँ, पर्सन्स विद 6 फिंगर, 7 फिंगर और भी ज्यादा फिंगर्स होती हैं। अब नेक्स्ट आता है इनवर्जन। ठीक है, हटाऊं, नेक्स्ट कौन सा है, इनवर्जन है। इनवर्जन, इनवर्जन में क्या होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा पुल्टा कहीं पर होना चाहिए उस पार्ट को, किसी दूसरी जगह पे जाके वो चिपक जाता है। बात समझ गए। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक नॉर्मल, ठीक है, बार बार नॉर्मल बनाना पड़ रहा, कि बार नॉर्मल रफ ही नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, 6 7 8 9 10, ये नॉर्मल है। और इसमें क्या शो हुआ, इसमें इन्वर्जन शो हुआ। तो इन्वर्जन मान लीजिए इन दोनों के बीच में इन्वर्जन हुआ, 3 और 4 के बीच में। तो नॉर्मल में 1 2 3 था, 1 2 3 था, लेकिन अब जब इन्वर्जन होके बनेगा, ठीक है, इन्वर्जन ये आप
कहानी कुछ याद रखें ना रखें, बस ये फिगर याद रख लेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कि कौन सा जो म्यूटेशन है वो कौन से टाइप का है। तो यहाँ पर 1 2, अब 2 के बाद इन्वर्जन हुआ, 4 पहले आ गया, 3 बाद में चला गया, 5 ये रहा, ठीक है। और ये वाली जो आर्म है वो बिल्कुल सेम रही, 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया, ये इन्वर्जन हुआ, मीन्स जो क्रोमोसोम का पार्ट है, आर्म का पार्ट है, वो अपनी जगह पे ना हट के दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। इससे भी बहुत सारे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग टाइप के शो होने लगते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है आपका इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना। अब यहाँ पर अधिकतर जो ऑर्गन है, ऑर्गन की लैकिंग नहीं होती। अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आपका इन्वर्जन टाइप का म्यूटेशन देखने को मिलता है तो उसमें किसी भी बॉडी पार्ट का लैक नहीं होता और ना ही एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट होते हैं। आप सोचो उसमें हाथ नहीं होगा, आप सोचो उसमें पैर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचो उसमें एक्स्ट्रा हाथ हो जाएगा, एक्स्ट्रा कान हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ऐसे पर्सन में क्या होगा, उसके जो ऑर्गन है, हो सकता है ऑर्गन की, वैसे जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ऑर्गन जहां पर होना चाहिए उसकी जगह क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। ये आपकी जीन में चेंजमेंट के कारण भी हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से भी होता है और जीन्स में चेंजमेंट के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कान, एक कान बिल्कुल अपनी जगह पर, एक कान थोड़ा सा ऊपर हो जाए या फिर कुछ नीचे हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो ये था क्या, इन्वर्जन, जिसमें कि कोई भी पार्ट डिलीट नहीं होता, बस अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पर आ जाता है क्रोमोसोम का। बात समझे इतनी। चलो भाई, इसे नोट करिए, फिर मैं रफ कर दूं इसे। हो गया। अब आपका लास्ट पार्ट है ट्रांसलोकेशन, है ना। कौन सा वाला पार्ट आ गया, ट्रांसलोकेशन। ट्रांस LOCATION, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसमें देखने को मिलता है, इट ऑब्जर्व इन नॉन होमोलोगस, it observe in non-homologous chromatid R, ठीक है। ये किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म में, ठीक है। नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर इसमें जो नॉर्मल है, नॉर्मल की दोनों आर्म को आपको ध्यान से देखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका मैं नॉर्मल बना रही हूँ यहाँ पर, 6 7 8 9 10, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। कैसा है, नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब इसमें ट्रांसलोकेशन हो, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, ट्रांसलोकेशन, इसमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो जो क्रोमोसोम है वो कैसे चेंज होगा, जरा देखिएगा। क्रोमोसोम कैसे चेंज होगा, हमेशा मैंने क्या बोला है यहाँ पर, इट ऑब्जर्व नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म with exchange their segments क्या चेंज हो जाते हैं, उनके जो सेगमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं। और ये किसी ने अभी मुझसे पूछा है, मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा, तो बेटा ये चैप्टर इजीली खत्म होने वाला नहीं है। आप इतना समझिए कि ये करीब अभी तक कितना हुआ है, 40% हुआ है, 60% रह गया, ठीक है। जो आपकी जेनेटिक है, वो जेनेटिक्स है, वो इतनी छोटी मोटी नहीं है, ये काफी लेंदी चैप्टर, उसके बाद वाला तो बहुत लेंदी है।
है ना। और आपको शायद पता है केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं अपने, है ना। नवंबर दिसंबर के जो एग्जाम है उसमें सारा सिलेबस हो चुका है, बस यही 2 चैप्टर बचे थे। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो कि चल रहा है, और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो अच्छे से करिए, जेनेटिक्स है, इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर की आएगी, 2 चैप्टर है, 18-20 नंबर के, 20 नंबर ही मान के चलिएगा। तो चैप्टर लेंथी तो होने ही है। तो ये समझिए 40% हुआ है, 60% ये चैप्टर अभी रह गया है, हुआ इतना। तो इसमें अगर आप ट्रांसलोकेशन देखने को मिले, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन क्या होगा, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म है, ये जो क्रोमेटिड आर्म आपको दिखाई दे रही है ये कैसी होती है, ये कहलाती है नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म। ये और ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म। अब इनके सेगमेंट आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अभी तक आपने जो 3 क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़े हैं उसमें केवल इस सेगमेंट में चेंजमेंट आया है, ध्यान दिया है, केवल इस सेगमेंट में चेंजमेंट आया है। मींस क्या हुआ था, केवल यहाँ पर ही चेंजमेंट, डुप्लीकेशन, डिलीशन जो भी हुआ था सब इधर ही हुआ था, है ना। लेकिन अब इन दोनों में आपस में एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ये दोनों पार्ट हैं ये पहुंच जाए इस जगह पर, और इसके जो 2 पार्ट है ये आ जाए इस जगह पर। समझे इतनी बात। मींस क्या हो जाएगा कि आफ्टर ट्रांसलोकेशन, जब ट्रांसलोकेशन हो जाए तो जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस टाइप का बने। मींस 1-2 की जगह पर क्या आ जाए 6-7, और बाद बाकी 3-4-5, 3-4-5 वैसा ही रहे। और इसमें 6-7 की जगह कौन आ जाए, 1-2 और 8-9-10 वैसा ही रहे। तो नॉर्मल सी बात है कि ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म है इनके कुछ पार्ट आपस में कैसे हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जब कुछ पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हाँ भाई, गूगल पे से भी कर सकते हैं। बात समझे इतनी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ट्रांसलोकेशन में पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा क्रोमोसोमल, अच्छा हट जाऊं, ये लो, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसमें नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म पार्टिसिपेट करती हैं। तो नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आर्म ट्रांसलोकेशन नाम के, ठीक है, ट्रांसलोकेशन नाम का जो म्यूटेशन है केवल उसी में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती हैं। बात समझे इतनी। चलो भाई, अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के जो 4 पार्ट थे वो आज मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अब कौन सा करना है, जीनोमिक म्यूटेशन, है ना। तो अब आता है आपका हाँ भाई सुनो, तो जीनोमिक म्यूटेशन से पहले आप पॉइंट म्यूटेशन पढ़ लीजिए, है ना। पॉइंट म्यूटेशन छोटा है, वो काफी लेंथी, आज वो हो ही नहीं पाएगा। पॉइंट म्यूटेशन ये हो जाएगा। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है, जो पूरा डीएनए है, डीएनए समझते हैं ना, जैसे मैं डीएनए की एक आर्म बना दूं, ठीक है, डीएनए की मान लीजिए मैं एक आर्म बनाए दे रही हूँ 5-3, आर्म का मतलब है एक स्ट्रैंड बना दे रही हूँ। आपको पता है ना डीएनए डबल हेलिक्स होता है, उसके एक स्ट्रैंड बना दूं और यहाँ पर मैं कुछ नाइट्रोजनस बेस पेयर का नाम लिख दूं, जैसे यू तो होगा नहीं, ATCGGTCTATAC, ठीक है। तो या फिर जी कुछ भी कर लीजिए। तो इस तरीके का क्या है आपका कोई डीएनए है। और कैसा डीएनए है ये एक नॉर्मल डीएनए है। बात समझे, ये कैसा डीएनए बेटा हमारे पास, ये हमारे पास एक नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। हाँ बेटा, शिल्पी सही कह रहे हैं आप, डिलीशन, इन्वर्जन, डिलीशन, इन्वर्जन एंड डुप्लीकेशन, हाँ ठीक है। केवल ट्रांसलोकेशन को छोड़ के 1-5 किसी में भी चेंजमेंट आ सकता है, ठीक है, किसी एक आर्म में चेंजमेंट आ सकता है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा देखो जरा, ये नॉर्मल डीएनए है,
अब इस नॉर्मल डीएनए में वैसे जो पॉइंट म्यूटेशन है, डिलीशन भी था और आपका उसमें उसमें आपका एडिशन भी था, सब्स्टिट्यूशन भी था, और एक था आपका जिसे हम उसका नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? एक तो था अपना उसमें एडिशन और दूसरा था सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये सारे म्यूटेशन ही है, और ये वाला म्यूटेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ही आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है, जो डीएनए है, डीएनए का स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चेंज हो जाता है। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, तो यही न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में क्या आ जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? चेंजमेंट इन स्पेसिफिक पॉइंट और न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस या पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब है इनमें, ठीक है, या तो सी में या ए में, किसी भी एक में क्या आ जाए? चेंजमेंट आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन एक मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये क्या है? वास्तव में हमने डीएनए का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही तो बनाया है, तो एक मॉलिक्यूलर म्यूटेशन भी कहलाता है। पॉइंट म्यूटेशन को आप क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर म्यूटेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर म्यूटेशन, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेस पर होता है। डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में भी उसके किसी स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस में जब चेंजमेंट आता है तब आपका पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिल जाता है। बात समझे इतनी? तो इधर समझिएगा, तो चेंजमेंट, अच्छा इतनी दूर दूर क्यों लिख दिया? चेंजमेंट इन स्पेसिफिक पॉइंट और न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब देखिएगा, इसमें आपको पता है कि डीएनए है, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, इन कैरेक्टरिस्टिक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रोटीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। आपका कोई कलर है, आपकी अच्छी खासी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। अब आप कहोगे कि मैडम हमारी हाइट के लिए प्रोटीन कैसे रेस्पॉन्सिबल है? तो देखो, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट। और ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं। और ये प्रोटीनेसियस नेचर के मतलब क्या है कि इनका जो फॉर्मेशन है कौन कर रहा होगा? इनका फॉर्मेशन जीन कर रहा होगा। बात इतनी समझ में आई? कुछ गोल गोल तो नहीं हुई? फिर से समझ लीजिए, अगर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो सुनना। मैंने क्या बोला? जैसे शुरुआत से समझा रही हूँ। जैसे क्या है? आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स की हाइट क्या है? बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत लंबे हैं, 6 फीट है आपकी पेरेंट्स की हाइट। जब दोनों मदर और फादर की हाइट 6 फीट है तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग है उनकी भी जो हाइट है वो कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो उनकी हाइट भी कैसी होगी बेटा? बहुत अच्छी हाइट होगी। तो ये पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक कैसे आए? थोड़ा ब्रॉड माइंड से समझिएगा कि पेरेंट्स से आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक किसके थ्रू आए? जीन्स के थ्रू आए। और जीन्स क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। जानते हो ना जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आपके डीएनए के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो डीएनए का पार्ट जो पेरेंट्स से आपके अंदर आया वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना? वो डीएनए का पार्ट जो आपके अंदर आया है वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? तो वो डीएनए का पार्ट अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करके। तो वो जीन, लंबे होने वाली जीन आपके अंदर आई, उस जीन ने क्या किया? उस जीन ने फॉर्मेशन किया किसका? आरएनए का, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से। जो आरएनए बना, आरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बना? प्रोटीन बना। और उस प्रोटीन, अब उस जीन से कौन सी प्रोटीन बनी? सोमैटोट्रोफिन प्रोटीन बनी। और वही सोमैटोट्रोफिन प्रोटीन को आप क्या कहते हो? हार्मोन्स कहते हो। और वही सोमैटोट्रोफिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइट। बात समझ में है ना? तो ऐसे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको पेरेंट्स से मिल रहे हैं वो सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं?
जीन्स पर डिपेंड कर रहे हैं। जीन्स किससे मिलकर बनी होती है? डीएनए से। और डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, कैसे शो करेगा डीएनए अपने आप को? प्रोटीन का सिंथेसिस करके। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो आपको अब समझ में आया होगा कि पेरेंट्स अगर लंबे हैं तो हमारी हाइट भी इतनी अच्छी खासी कैसे होगी? क्योंकि जीन आए, और जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोटीन बना के। और प्रोटीन कौन सा बनाया? जो आपकी हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन था उसका उसने सिंथेसिस कर दिया। ठीक है, क्या कह रहे हो? अच्छा चलिए बात करते हैं। चिराग, कॉल कर लीजिएगा आप चिराग, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इतनी बात समझ गए पॉइंट म्यूटेशन में। तो अब देखो, अगर यहाँ पर पहले क्या था? यहाँ पर सी था, ठीक है, मैं ब्लू से ग्रीन से ही बना देती हूँ। यहाँ पर सी था, और अगर यहाँ पर सी की जगह पर डीएनए में स्पेसिफिक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर चेंजमेंट आ जाता है और सी की जगह पर ए आ जाए, जब सी की जगह पर ए आ जाएगा तो क्या होगा? इससे बनने वाला आरएनए भी चेंज हो जाएगा। और जब आरएनए चेंज हुआ तो उस आरएनए से बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी क्या हो जाएगी? पूरी चेंज हो जाएगी। और अब जो कैरेक्टर है, प्रोटीन से ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अब जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इसी को तो हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। बात समझे इतनी? तो यहाँ पर एक तो है आपका चेंजमेंट होना किसी पॉइंट पर। अब ये चेंजमेंट कैसे हो सकता है? वो एडिशन से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से हो सकता है। ठीक है, ये तीनों आपको मैं डिटेल में कल ही पढ़ा पाऊंगी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है अब। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई ना? पॉइंट म्यूटेशन के बारे में जितना मैंने बताया कि कैसे आपके अंदर कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, आई थिंक आप समझे होंगे। इसके आगे मैं पॉइंट म्यूटेशन कल कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, बता दीजिए, समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? ओके, चलिए, तो मिलते हैं बेटा कल इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।